चलिए आज समझते हैं ग्रीन शू ऑप्शन क्या है और ये ग्रीन शू ऑप्शन वर्क कैसे करता है। ग्रीन शू ऑप्शन सबसे पहले एक कंपनी ने यूज किया था, इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन कैसे पड़ा? एक कंपनी ने यूज किया था जिसका नाम था ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सबसे पहले ग्रीन शू ऑप्शन इस कंपनी ने यूज किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रीन शू ऑप्शन। अब इस कंपनी का आज नाम है स्ट्राइडराइट कॉर्पोरेशन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए। इस ग्रीन शू ऑप्शन के दो नाम और हैं। ग्रीन शू ऑप्शन के दो नाम और हैं। एक नाम है इसका प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। एक नाम है इसका ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन। ठीक है, ये तो था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, ये देख लेते हैं। आज हम इसमें ग्रीन शू ऑप्शन में पढ़ेंगे क्या क्या, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक ग्रीन शू का छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। फिर हम पढ़ेंगे हाउ जीएसओ वर्क्स। उससे पहले ये पढ़ेंगे कि वाई जीएसओ इज नीडेड, वाई जीएसओ इज रिक्वायर्ड। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई जीएसओ इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ जीएसओ वर्क्स। और उसके बाद हम बनाएंगे नोट्स, जो कि मैं बनवाऊंगा ये आपके, जो आप आज क्लास में ही नोट्स बनाएंगे। तो बेसिकली ये जानते हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन रिक्वायर्ड क्यों है, चाहिए क्यों। इंडिया में सबसे पहले पता ग्रीन शू ऑप्शन किस कंपनी ने यूज किया था? आईसीआईसीआई ने। सबसे पहले ग्रीन शू ऑप्शन इंडिया में आईसीआईसीआई ने यूज किया था। अब हम देख लेते हैं कि वाई जीएसओ इज रिक्वायर्ड। मान लो कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी क्या लेके आ रही है? आईपीओ लेके आ रही है। और कंपनी जो है अच्छी वेल नोन कंपनी है, अच्छे उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे चल रहे हैं, उसका ब्रांड वैल्यू भी अच्छा है, उसको कस्टमर भी अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, और उसका जो फ्यूचर ग्रोथ है ना, वो भी लोगों को, मतलब इन्वेस्टर्स को अच्छा लग रहा है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। तो ऐसे आईपीओ की ना डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे आईपीओ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जिस आईपीओ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उस आईपीओ में क्या होगा? सबको शेयर तो मिल नहीं पाएंगे। कैसे मिलते हैं शेयर? प्रोराटा बेसिस पे।
प्रोरेटा बेसिस पे। पर क्या होता है ना कि प्रोरेटा बेसिस पे भी कुछ इन्वेस्टर्स को तब भी शेयर नहीं मिल पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कंपनी 1 लाख शेयर्स का आईपीओ लेके आ रही है, एग्जाम्पल के लिए, या फिर इसको 100 लाख कर लो, 100 लाख के शेयर्स का आईपीओ लेके आ रही है, 100 लाख शेयर्स का आईपीओ। और कंपनी ने एनालाइज किया कि हमारे जो एनालाइज किसके साथ, मर्चेंट बैंकर के साथ, कि हमारे जो आईपीओ की डिमांड है ना वो 1,20,000 शेयर से 1,25,000 शेयर के बीच में है। ऐसा कंपनी ने प्रिज्यूम किया, अपनी एनालिसिस से लेके, अपनी रिसर्च को देख के ये देखा कि हमारे आईपीओ की डिमांड इतने शेयर्स की रहने वाली है। बट हम ला तो इतना ही रहे हैं, गैप कितना आ गया, 20 से 25 लाख शेयर का आ गया। अब ये लोग, इनको शेयर्स नहीं मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, जिस दिन कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे पहुंच जाएंगे शेयर लेने। भाई स्टॉक एक्सचेंज पे तो पहुंच जाएंगे ना लेने। और क्या होता है ना, एक तो सेबी ये नहीं चाहता कि, एक तो इंडिया में लोग वैसे इतना इन्वेस्ट कम करते हैं, और अगर कुछ नए लोग आ रहे हैं आईपीओ को देख के और उनको नहीं मिले तो वो भी चले जाएंगे, प्रॉब्लम है। दूसरा, कुछ लोग स्टॉक एक्सचेंज पे पहुंच जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे पहुंच के अपना लोग बाय ऑर्डर डालेंगे, और जैसे ही बल्क में बाय ऑर्डर आता है तो प्राइस शूट अप करता है। ये कंपनी का प्राइस शूट अप ऑर्गेनिकली नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है या कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है। ये प्राइस शूट अप क्यों कर रहा है, ये प्राइस शूट अप सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इन इन्वेस्टर्स को आईपीओ में शेयर्स नहीं मिले थे और ये स्टॉक एक्सचेंज पे अपना डिमांड लेके चले गए, और जैसे डिमांड जिस चीज की ज्यादा होती है उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन है। क्या है? ग्रीन शू ऑप्शन। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? समझ गए? प्रॉब्लम समझ गए कि हमको ओवर अलॉट करना है, हमारे पास डिमांड ज्यादा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ग्रीन शू ऑप्शन। कैसे वो भी बताता हूं। अब बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ जीएसओ वर्क्स। ये तो हमने देख लिया कि वाई जीएसओ इज रिक्वायर्ड या वाई जीएसओ इज नीडेड। अब हम देख रहे हैं कि हाउ जीएसओ वर्क्स। क्या होता है ना, जीएसओ में कितनी पार्टीज होती हैं? एक तो होगी अपनी इशूअर कंपनी। कौन हो गई? इशूअर कंपनी। एक हो गया हमारा प्रमोटर, एक हमारा हो गया मर्चेंट बैंकर, और फिर आ गए हमारे इन्वेस्टर्स।
ईश्वर कंपनी क्या करेगी ना, ईश्वर कंपनी क्या करेगी, ईश्वर कंपनी कितने का आईपीओ लेके आ रही थी, 100 लाख शेयर्स का। और हमारी डिमांड कितनी थी, 120 से 125 लाख शेयर की। इतनी डिमांड थी। डिमांड कौन कर रहा है, इन्वेस्टर्स। तो हम क्या करेंगे, तो ईश्वर कंपनी क्या करेगी, इसको अपना स्टेबलाइजिंग एजेंट, इसको अपना स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट कर लेगी। इसका काम क्या है, इसका काम है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस स्टेबलाइजिंग प्रोसेस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। अब ये कैसे प्राइस स्टेबलाइज करेगा ये देखते हैं। सबसे पहले तो इश्यूअर कंपनी का जो प्रमोटर होगा ना, वो इसको शेयर्स क्या कर देगा, लैंड कर देगा। ठीक है। एज पर आईसीडीआर मैक्सिमम कितना लैंड कर सकता है, मैक्सिमम 15% ऑफ इशू साइज। तो कितना हो गया, 15 लाख शेयर हो गया। ये इसको 15 लाख शेयर्स लैंड कर देगा। अब ये क्या करेंगे ना, इशूअर कंपनी और मर्चेंट बैंकर दोनों मिलके 1,15,000 शेयर, 1,15,000 शेयर कट ऑफ प्राइस पे इन्वेस्टर्स को दे देंगे। कट ऑफ प्राइस सबको पता है, बुक बिल्डिंग मेथड में कट ऑफ प्राइस आता है। उस कट ऑफ प्राइस पे 1,15,000 शेयर्स किसको दे देंगे, इन्वेस्टर्स को दे देंगे। अब ये जो डिमांड थी ना, ये एज पर कंपनी थी। एक्चुअल डिमांड इतनी है कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट नंबर हमें पता लग जाए। ये हमने प्रिज्यूम कर रखी है। हो सकता है डिमांड 1,15,000 हो जाए, हो सकता है 1,30,000 हो जाए, हो सकता है 1,10,000 हो जाए। तो ये डिपेंड करता है। अब इन्वेस्टर्स के पास कितने शेयर आ गए, 1,15,000 शेयर। अब आप कहोगे सर ये जो इसने लैंड किए हैं इसको वापस भी तो करने पड़ेंगे। भाई प्रमोटर के शेयर हैं, इसको वापस भी तो करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। पर अभी के लिए हमारा एक सिस्टम तो सेट हो गया, क्या कि इनको एटलीस्ट 1,15,000 शेयर, हमने 100 लाख शेयर का आईपीओ था, पर हमने इनको 1,15,000 शेयर्स तो दे दिए। मतलब हमने वो गैप तो फुलफिल कर दिया, जितना डिमांड का गैप था वो तो हमने फुलफिल कर दिया। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो ओवर अलॉट करने के साथ साथ इसमें जो मर्चेंट बैंकर है ना, वो कंपनी के जो पोस्ट लिस्टिंग प्राइस लिस्टिंग के बाद जो प्राइस आता है उसको स्टेबल करना भी है।
एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने मान लो 200 रुपए का कट ऑफ प्राइस था। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी का जो कट ऑफ प्राइस था वो 200 रुपए था। अब मर्चेंट बैंकर क्या करेगा ना, मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, इस प्राइस को स्टेबल रखने का काम भी अब स्टेबलाइजिंग एजेंट या मर्चेंट बैंकर का है। ये क्या करेगा, इस प्राइस पे नजर रखेगा। जैसे ये प्राइस कम होगा ना, ये मार्केट से शेयर मान लो ये 180 पहुंच गया, 200 से कितना पहुंच गया 180। अब ये मार्केट में बाय ऑर्डर डाल देगा। उसने मर्चेंट बैंकर ने इन्वेस्टर्स को शेयर्स कितने दिए थे, 15 लाख प्रमोटर से लेके दिए थे। प्रमोटर को वापस भी करने हैं, तो प्रमोटर को वापस कैसे करेगा, मार्केट से खरीद के। मार्केट से खरीद के कैसे करेगा, उसने जब इन्वेस्टर्स को शेयर्स दिए होंगे तो पैसे भी लिए होंगे, तो उसके लिए ना मर्चेंट बैंकर 2 अकाउंट खोल लेता है। मर्चेंट बैंकर अपने 2 अकाउंट खोल लेता है। एक अकाउंट का नाम है GSO डीमैट अकाउंट, और एक अकाउंट का नाम है GSO बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 15 लाख शेयर प्रमोटर ने दिए थे, इसको लैंड किए थे। इसने क्या किया, इन्वेस्टर्स को दे दिए 15 लाख शेयर्स। फिलहाल इसके पास 0 है, और ये 15 लाख शेयर्स जब इसने दिए इनको, तो 200 रुपए के भाव पे दिए थे। 200 रुपए था कट ऑफ प्राइस। अब जैसे ही प्राइस कम होगा ना स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के शेयर का, ये बाय ऑर्डर डाल देगा। कितने का, एग्जांपल के तौर पे इसने बाय ऑर्डर डाल दिया 3 लाख शेयर्स का। 3 लाख शेयर्स का बाय ऑर्डर डाल दिया। जब ये 3 लाख शेयर्स का बाय ऑर्डर डालेगा ना, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये जो 180 से है, ये वापस कितने पे आ जाएगा, 200 पे आ जाएगा। वापस 200 पे आ जाएगा, इसके बाय ऑर्डर के बाद आ जाएगा। जब ये बाय ऑर्डर डालेगा, तो इसने 3 लाख का बाय ऑर्डर डाला, या तो बैंक में पैसे आए थे ना, अब ये 3 लाख के ऑर्डर से चले जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे मार्केट से जो इसने खरीदे हैं, और पैसे चले जाएंगे। 3 लाख शेयर मान लो इसने 180 के भाव पे खरीदे। अब ये प्राइस मान लो थोड़ा और कम हो गया, 170 चला गया। अब ये और ऑर्डर डालेगा। अब ये मान लो 4 लाख शेयर का ऑर्डर डाल रहा है, 4 लाख शेयर्स का ऑर्डर डाल रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट से और खरीदेगा। कितना, 4 लाख शेयर्स, और यहां से 170 पे पहुंच गए थे, तो प्राइस फिर शूट अप होगा। ऐसे ही करता रहेगा। मान लो प्राइस 160 पहुंच गया, इसने 5 लाख शेयर और खरीद लिए। कितने के भाव पे, 160 के भाव पे। कितना खरीद लिया इसने, 8 और 4 12 लाख के शेयर इसने खरीद लिए। ये मैक्सिमम 15 लाख शेयर तक ऐसा कर सकता है। अब ये 3 लाख शेयर और खरीद सकता है, इससे ज्यादा ये शेयर नहीं खरीद सकता। इतना ही प्राइस ये स्टेबलाइज कर सकता है। मान लो 3 लाख शेयर इसने खरीदे, $175 के भाव पे। ये इसके वापस कितने बन गए, 15 लाख। ये 15 लाख शेयर किसको दे देगा, प्रमोटर को।
15 लाख शेयर किसको दे देगा? प्रमोटर को। अब आपके लिए सवाल ये है, प्राइस तो देखो स्टेबलाइज हो गया, 180 था, फिर बाय ऑर्डर डाला हमने कितने का? 3 लाख का, वो फिर 200 पे पहुंच गया। 200 पे पहुंचेगा या उसके आसपास पहुंचेगा, ये मर्चेंट बैंकर डिसाइड करेगा कि कितने प्राइस पे खरीदना है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, किस टाइम पे खरीदना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? मर्चेंट बैंकर। फिर 170 पे पहुंचा, फिर 4 लाख का ऑर्डर डाल दिया, फिर 160 पे पहुंचा, फिर 4 लाख का बाय ऑर्डर डाल दिया, फिर 175 पे पहुंचा, फिर 3 लाख का ऑर्डर बाय ऑर्डर डाल दिया। जैसे जैसे बाय ऑर्डर डालेगा ना, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? प्राइस बढ़ेगा, और उसका प्राइस थोड़ा, कंपनी का प्राइस स्टेबल रहेगा, क्योंकि सेबी भी नहीं चाहता कि लिस्ट होने के बाद ही कंपनी का प्राइस गिरने लग जाए। और पास्ट में कुछ कंपनियों के साथ ऐसा हुआ है, कुछ नहीं, काफी कंपनियों के साथ ऐसा हुआ है कि लिस्टिंग के बाद उनका प्राइस गिर जाता है, इनफैक्ट 50% गिर जाता है प्राइस। तो उसके लिए क्या है? ये स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है। ये स्टेबलाइजेशन प्रोसेस मैक्सिमम 30 दिन तक चल सकता है, 30 दिन से ज्यादा ये प्रोसेस नहीं चल सकता। और जितने शेयर्स प्रमोटर ने दिए थे, मर्चेंट बैंकर मार्केट से उतने ही ले सकता है, क्योंकि उसको वही शेयर वापस करने, उससे ज्यादा स्टेबलाइजेशन एजेंट मार्केट से परचेज नहीं कर सकता। चाहे उसके बाद प्राइस गिरे या बढ़े, स्टेबलाइजेशन एजेंट का काम वहां खत्म हो जाता है। अब जो भी शेयर उसने मार्केट से खरीदे, 15 लाख शेयर हमारे एग्जाम्पल में, वो प्रमोटर को दे देगा। 30 दिन तक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस चलता है। 30 दिन के बाद विद इन इमीडिएटली वैसे तो प्रमोटर को उसको वो शेयर देने होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 2 वर्किंग डेज में उसको वो शेयर प्रमोटर को वापस करने हैं। ठीक है, इसका मैं आपको चार्ट तो आपने बना लिया, आपको इसका मैं नोट्स भी बनवाऊंगा, अभी बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में, आसान लैंग्वेज में। ये हमने देख लिया कि हाउ ग्रीन शू ऑप्शन वर्क्स। अच्छा, एक चीज और कि यहां पे क्या हुआ कि उसने इन्वेस्टर्स को दिए तो 200 रुपए के भाव पे, पर उसने खरीदे 200 के भाव पे थोड़ी है, उसने तो कम पे खरीदे हैं। तो आपके लिए सवाल यह है कि ये जो अमाउंट बच गया बैंक अकाउंट में, ये किसके पास जाएगा? जीएसओ बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है, जो अभी खर्च नहीं हुआ, वो किसके पास जाएगा? भाई प्रमोटर के पास जाएगा, क्योंकि शेयर तो उसी के पास जा रहे हैं, प्रमोटर के पास जाएगा वो अमाउंट। मर्चेंट बैंकर ले जाएगा या फिर इश्यूअर कंपनी ले जाएगी, इश्यूअर कंपनी को देगा? ये बताओ, आपके लिए सवाल है। सोचना कि इश्यूअर कंपनी के पास जाएगा ये जो अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है इन जीएसओ बैंक अकाउंट, हमने खरीदेगा तो यार कम पे है ना, प्राइस स्टेबल करने के लिए हमने तो खरीदे कम पे है, फिर हमने बाय ऑर्डर डाला, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसके पास जाएगा? भाई मर्चेंट बैंकर ले जाएगा, क्योंकि सारा काम तो उसी ने किया है। या प्रमोटर कहेगा नहीं भाई, शेयर तो मेरे थे, मेरे शेयर बेच के वो अमाउंट बचा है ना, मेरे शेयर तूने पहले मार्केट में दिए, फिर मार्केट से खरीदे, मेरा अमाउंट। इश्यूअर कंपनी कहेगी आईपीओ तो हमारा था ना, स्टेबल तो हमारा तू स्टेबल कर रहा था शेयर, तो हमें दे। किसके पास जाएगा? ये अमाउंट मर्चेंट बैंकर के पास नहीं जाएगा, ये अमाउंट इश्यूअर कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये अमाउंट जाएगा प्रमोटर के पास भी नहीं जाएगा, ये इन तीनों के पास किसी के पास नहीं जाएगा। ये पास जाएगा IPEF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, जो सेबी का है। ये अमाउंट उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। मर्चेंट बैंकर ये अमाउंट इस फंड में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, अब एक सिचुएशन तो ये हो गई कि जो प्राइस था ना वो गिर गया
एक सिचुएशन ये की होगी कि जो ये प्राइस था ना 200 से 180 पे हो गया, फिर हमने बाय ऑर्डर डाला 200 पे गया, पर फिर थोड़े टाइम बाद, फिर कुछ दिनों बाद फिर गिर गया, फिर 200 पे आया, फिर गिर गया। पर एक सिचुएशन और है, एक सिचुएशन और है। उस सिचुएशन में क्या होगा ये बताओ। सिचुएशन ये है कि प्राइस गिरा ही नहीं भाई, प्राइस गिरा ही नहीं, इनफैक्ट प्राइस बढ़ गया। जो मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस था वो 200 से 180 नहीं हुआ, 200 से 210 हो गया, 215 हो गया, 220 हो गया, 225 हो गया, 250 हो गया, ऐसे चलता रहा। अब मर्चेंट बैंकर तो बैठा है खरीदने के लिए, उसको तो भाई 15 लाख शेयर खरीद के प्रोमोटर को देने हैं ना, पर वो कट ऑफ प्राइस से ज्यादा कैसे ले ले, कट ऑफ प्राइस से ज्यादा कैसे ले ले, क्योंकि अगर वो कट ऑफ प्राइस से ऊपर ले लेगा तो 15 लाख शेयर दे ही नहीं पाएगा, उससे कम शेयर दे पाएगा, और प्रोमोटर कहेगा मेरे को कम शेयर क्यों दिए। मान लो मर्चेंट बैंकर को ऑप्शन ही नहीं मिला, मर्चेंट बैंकर को उसको लगा ही नहीं कि यार मैं खरीद सकता हूं मार्केट से, प्राइस ही नहीं गिरा, प्राइस बढ़ता गया, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में एक ही ऑप्शन बचता है ईश्वर कंपनी के पास, इसको बोलते हैं हम शॉर्टफॉल। क्या बोलते हैं, शॉर्टफॉल हो गया। क्या हो गया, शॉर्टफॉल हो गया, मतलब मर्चेंट बैंकर के पास शेयर ही नहीं है देने को, शॉर्टफॉल है, मर्चेंट बैंकर के पास शेयर ही नहीं है देने को। तो उस ऑप्शन में इशूअर कंपनी रोल में आएगी। इशूअर कंपनी क्या आएगी, रोल में। इशूअर कंपनी मर्चेंट बैंकर को कहेगी सुन, वो जो पैसे हैं किसमें, जीएसओ बैंक अकाउंट में, वो हमें दे दे भाई। कट ऑफ प्राइस पे तूने शेयर दिए थे किसको, इन्वेस्टर्स को। अब हम क्या कर रहे हैं, कट ऑफ प्राइस पे शेयर्स इशू कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं तेरे को 15 लाख, ठीक है। कट ऑफ प्राइस पे किस प्राइस पे, कट ऑफ प्राइस पे 200 रुपए पे तेरे को हम 15 लाख शेयर दे रहे हैं, और ये 15 लाख शेयर तू मर्चेंट बैंकर, तू ये 15 लाख शेयर प्रमोटर को वापस कर दे, रिटर्न बैक कर दे उसके शेयर। ठीक है। पर आप कहोगे सर इस केस में हमें एक दिक्कत लग रही है कि अगर कंपनी को यही करना था, तो उसने झमेला किया क्यों भाई। 100 लाख शेयर्स का आईपीओ था, 15 लाख का जीएसओ था, 115 लाख शेयर थे, तो कंपनी सीधा 115 लाख शेयर ही इश्यू कर देती। खामखा का झमेला किया क्यों। मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, मर्चेंट बैंकर स्टेबलाइजेशन एजेंट को अपॉइंट किया, स्टेबलाइजेशन एजेंट अपनी फीस लेगा, स्टेबलाइजेशन एजेंट मर्चेंट बैंकर ही होता है, वो अपनी फीस लेगा, इसके भी अपने खर्चे होते हैं, जीएसओ के भी अपने खर्चे होते हैं। यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, उसकी ब्रोकरेज होगी, और भी कॉस्ट एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं। खामखा का इतना बड़ा झमेला क्यों किया, सीधा 115 लाख शेयर इशू करके खत्म करते। पर कंपनी क्या कहती है कि देखो हमें जो रिक्वायरमेंट है, ये आप नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा के आगे बताता हूं आपको, ठीक है। कंपनी कहेगी देखो हमें 100 लाख की ही रिक्वायरमेंट थी, 100 लाख शेयर ही इशू करने थे हमें 200 के भाव पे, कट ऑफ प्राइस कितना था 200, हमें उतने ही शेयर इशू करने थे, हमें उतना ही अमाउंट चाहिए था, उससे ज़्यादा अमाउंट हमें चाहिए ही नहीं था, उससे ज़्यादा कैपिटल हमें चाहिए ही नहीं थी, हमें अपनी कंपनी को ओवर कैपिटलाइज्ड करना ही नहीं। आप कहोगे सर पैसा ही तो आ रहा है यार, पैसा आने तो कंपनी में ही पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं होता। जब
पैसा आता है ना, तो पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उस पैसे को खर्च भी करना है। कंपनी का प्रोजेक्ट ही, कंपनी को चाहिए ही कैपिटल उतनी। एक्चुअली कंपनी ने जितना अमाउंट रेस किया होगा उसमें कुछ ना कुछ कंपनी ने सोच के ही किया होगा कि इतना अमाउंट रेस करते हैं। भाई मान लो कंपनी को एक अमाउंट तक का ही प्रोजेक्ट में पैसा लगाना था, उससे ज्यादा पैसा कंपनी के अकाउंटों में पड़ा रहेगा, आइडल पड़ा रहेगा, उसका यूज क्या, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज है ही नहीं। तो कंपनी जो प्रॉफिट करेगी, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वो तो 100 लाख शेयर पे ही कमाएगी ना। 100 लाख जो शेयर इशू किए थे 200 के भाव पे, इस पे ही कमाएगी। कितना हो गया अमाउंट? इसी अमाउंट पे प्रॉफिट कमाएगी। आप कह रहे हो कि 115 लाख शेयर इशू कर दो। अब जब इन्वेस्टर्स बोलेंगे भाई प्रॉफिट तो तुम इस अमाउंट पे दे रहे हो, प्रॉफिट तो तुम इस अमाउंट पे दे रहे हो, पैसा तुमने इतना उठा रखा है, पैसा तुमने इतना उठा रखा है, प्रॉफिट तुम कम अमाउंट पे दे रहे हो, ये क्यों? तो कंपनी पे भी सवाल उठता है कि ज्यादा पैसा क्यों उठाया। तो ज्यादा पैसा उठा नहीं सकती। अब आप कहोगे सर पर अल्टीमेटली अगर शॉर्टफॉल हुआ, कंपनी का शेयर प्राइस गिरा ही नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टेबलाइज करने की नौबत ही नहीं आई, उसको उठाने की नौबत ही नहीं आई प्राइस को, तो करना तो यही पड़ेगा 1,15,000 शेयर, पर उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये दिस इज लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज लास्ट रिजॉर्ट, ये आखिरी ऑप्शन है उस कंपनी के पास इशू करना। क्योंकि प्रमोटर के तो शेयर यार वापस करने हैं ना, प्रमोटर कहेगा मेरे शेयर तो वापस करो। स्टेबलाइजेशन पीरियड मैक्सिमम 30 डेज का होता है। स्टेबलाइजेशन पीरियड मैक्सिमम 30 डेज का होता है। इसके विद इन 2 वर्किंग डेज आपको प्रमोटर्स को शेयर वापस करने होते हैं, रिटर्न बैक करना होता है मर्चेंट बैंकर को। ठीक है, तो प्रमोटर तो कहेगा मेरे शेयर वापस करो, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। और मैक्सिमम मैंने आपको पहले ही बताया था, मैक्सिमम जो जीएसओ में आप शेयर दे सकते हो, ओवर अलॉट कर सकते हो, मैक्सिमम 15% ऑफ इश्यू साइज। ठीक है, अब मैं आपको इसके नोट्स बनवा देता हूं। जीएसओ ऑप्शन क्या है, स्टेबलाइजेशन एजेंट क्या है, ये जो हमने प्रोसीजर पूरा पढ़ा इसको टेक्स्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आप चार्ट तो बना के आओगे नहीं, टेक्स्ट फॉर्म में ही लिखोगे। तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लिखवा देता हूं। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले तो आप ग्रीन शू ऑप्शन का मीनिंग लिख लो। सबसे पहले तो आप ग्रीन शू ऑप्शन का मीनिंग लिख लो। ग्रीन शू ऑप्शन is an option of allotting equity shares in excess of the equity shares offered in public issue। क्या लिखा? Greenshoe option is an option of allotting equity shares in excess of the इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड इन द पब्लिक, यही पढ़ा हमने। उसके बाद ग्रीन शू ऑप्शन
is a price stabilizing mechanism in which shares are issued in excess of the issue size, comma, by a maximum of 15%. इसके बाद लिखो फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव दो फायदे इन्वेस्टर्स को, एक मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शेयर्स, दूसरा स्टेबल प्राइस। ये डेफिनेशन आपकी रेगुलेशन 21S ऑफ ICDR में दे रखी है। इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा दिया, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आपकी आती है स्टेबलाइजिंग एजेंट की। किसकी? स्टेबलाइजिंग एजेंट की। कौन होता है? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग पोस्ट लिस्टिंग प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स of issuer company। रेगुलेशन 2FFF इसके आगे लिख लो व्हेन ग्रीन शू ऑप्शन इज प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टर्स। इन पब्लिक इशू स्टेबलाइजिंग एजेंट आ जाए तो रेगुलेशन लिख देना। स्टेबलाइजिंग एजेंट इज अ मर्चेंट बैंकर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग पोस्ट listing price of equity shares of issuer company when GSO is provided to investors in public issue। ग्रीन शू ऑप्शन की आपने दो रेगुलेशन देख ली। रेगुलेशन 21S जो ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में बताती है, दूसरी पढ़ ली आपने स्टेबलाइजिंग एजेंट के बारे में। अब आपको मैं बताता हूं कि रेगुलेशन IPO में
SME IPO में और FPO में कौन कौन सी लगती है? ये रेगुलेशन GSO के बारे में जो प्रोसीजर है, GSO के बारे में जो प्रोसीजर है, तीनों रेगुलेशन में, मतलब IPO में, SME IPO में और FPO में प्रोसीजर सेम है। तो जिसके अभी हम प्रोसीजर लिखने जा रहे हैं नोट्स में, तो जो इसका प्रोसीजर है वो इसका सेम इसका है। किसी का भी आ जाए सेम लिख के आना है, जो अभी प्रोसीजर लिखवाने जा रहा हूं मैं। प्रोसीजर लिख लो। ग्रीन शू ऑप्शन का प्रोसीजर लिखा है इन रेगुलेशन में, या फिर चेकलिस्ट लिख लो, एक ही बात है। वही जो हमने चार्ट फॉर्म में पढ़ा है वही टेक्स्ट फॉर्म में चीजें लिखनी है। सबसे पहले तो देखो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। GSO में सबसे पहले क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। सबसे पहले SR पास होगा जनरल मीटिंग में। पब्लिक इशू अप्रूव करवाएंगे, पब्लिक इशू का रेजोल्यूशन पास होगा, इसी के साथ GSO का रेजोल्यूशन पास करा देंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग ग्रीन शू ऑप्शन लिखो। द इश्यूअर शैल ऑथराइज बाय अ रेजोल्यूशन in the general meeting of the shareholders approving public issue, comma, to allot specified securities to the stabilizing agent if required on the expiry of stabilization period। बताया था प्रमोटर के शेयर किसको अलॉट करेगी कंपनी। सॉरी, ये जो SR है ना, ये वो वाला नहीं है। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल हो जाए, ये SR क्यों पास कर रहे हैं? अगर शॉर्टफॉल हो जाए तो अलॉट करने पड़ेंगे शेयर। किसको? मर्चेंट बैंकर को। फिर मर्चेंट बैंकर किसको रिटर्न करेगा? प्रमोटर को। ये SR उसके लिए है। पब्लिक इशू का जो रेजोल्यूशन पास कराएंगे उसमें तो हम बता ही देंगे कि हम GSO प्रोवाइड कर रहे हैं, पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन और चाहिए, एक अप्रूवल शेयर होल्डर से और चाहिए कि अगर शॉर्टफॉल हो गया तो हम जो शेयर्स अलॉट करेंगे मर्चेंट बैंकर को, उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए, उसका ये। तो आपने क्या लिखा? द इशूअर शैल ऑथराइज बाय अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर अप्रूविंग पब्लिक इशू टू अलॉट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टू द स्टेबलाइजेशन एजेंट या स्टेबलाइजिंग एजेंट, कॉमा, इफ रिक्वायर्ड, कॉमा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्टेबलाइजेशन पीरियड। अलॉट कब होता है ये? ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्टेबलाइजेशन पीरियड, 30 डेज के बाद। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपॉइंट मर्चेंट बैंकर। द इशूअर शैल अपॉइंट अ लीड मैनेजर। द इशूअर शैल अपॉइंट अ लीड मैनेजर। लीड मैनेजर कौन होता है भाई? लीड मैनेजर कौन होता है? लीड मैनेजर एज पर ICDR लीड मैनेजर कौन होता है? लीड मैनेजर कौन होता है? लीड मैनेजर इज अ मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद SEBI and appointed by issuer company to manage its issue। appointed by issuer company to manage its issue। तो क्या लिखा? द issuer company shall appoint a lead manager, या फिर लीड मैनेजर के ब्रैकेट में लिख लेना मर्चेंट बैंकर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट, कॉमा, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है।
तीसरा पॉइंट, अब ना दो एग्रीमेंट होंगे, डुअल एग्रीमेंट होगा। पहला एग्रीमेंट किसका होगा? एग्रीमेंट बिटवीन इशूअर कंपनी एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। लिखो तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है? अग्रीमेंट बिटवीन या इशूअर कंपनी एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, कब हो जाएगा ये? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आईसीडीआर में पढ़ते हैं, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होता है। प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, comma, the issuer company and stabilizing agent shall enter into an agreement, comma, stating all the terms and conditions relating to GSO, including fee charged। भाई कुछ फीस भी चार्ज करेगा स्टेबलाइजिंग एजेंट अपनी, और एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। फी चार्ज एंड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। एक्सपेंसेस कौन कौन से? ब्रोकरेज हो गई, टैक्सेस हो जाते हैं, अदर कॉस्ट लग जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इंक्लूडिंग द फीस चार्ज एंड द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड बाय द स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर डिस्चार्जिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ब्रोकरेज, टैक्सेस, अदर कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट जो कि है डुअल एग्रीमेंट, मैंने अभी बताया आपको। एक एग्रीमेंट और होगा, एग्रीमेंट विद प्रमोटर्स और प्री इशू शेयर होल्डर्स। एक पॉइंट अभी आपको और बताना है, एग्रीमेंट विद प्रमोटर्स और प्री इशू शेयर होल्डर्स और बोथ फॉर बोरोइंग। बोरो क्या कर रहे हैं उनसे? शेयर्स बोरो कर रहे हैं। ठीक है, प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं है ये, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, द स्टेबलाइजिंग एजेंट शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट with promoter or pre-issue shareholders or both for borrowing specified securities from them। मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? मैक्सिमम जो ओवर अलॉटमेंट था, मैक्सिमम ओवर अलॉटमेंट कितना होता है? 15% ऑफ इशू साइज। ठीक है, एक एग्रीमेंट ये हो गया, एक एग्रीमेंट इनका हो गया। पांचवा पॉइंट, द लीड मर्चेंट बैंकर। लीड मर्चेंट बैंकर कौन होता है? बताओ, लीड मर्चेंट बैंकर कौन होता है? अभी फिफ्थ पॉइंट के साथ एक छोटा सा चार्ट और बना लेना, अगर रेफरेंस के लिए बनाना हो तो। लीड मर्चेंट बैंकर, देखो जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है ना, तो मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती है। जब कंपनी का आईपीओ बड़ा होता है तो वो कई सारे मतलब मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट कर लेती है, काम ज्यादा है तो उनमें से एक कंपनी को बताना होता है कि हमारा लीड मर्चेंट बैंकर है। ठीक है, और मान लो कंपनी ने इसको स्टेबलाइजिंग एजेंट बना दिया अपना, तो अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। लीड मर्चेंट बैंकर और ये दोनों कंसल्ट करेंगे, ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे और डिटरमाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टू बी ओवर अलॉटेड। क्या लिखना है? द लीड मर्चेंट बैंकर इन कंसल्टेशन विद स्टेबलाइजिंग एजेंट शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू बी ओवर अलॉटेड। डिटरमाइन करेंगे कि कितनी ओवर अलॉट करनी है, कितना अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ओवर अलॉट करनी है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है
एक्चुअली यहाँ कहीं ना कहीं कंपनी का, इश्योर कंपनी का भी रोल आ ही जाएगा। इश्योर कंपनी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। वो जो मैंने आपको बताया था कि डिमांड एनालाइज करनी है, तो वो वही पॉइंट है। उसके बाद 6th पॉइंट है डिस्क्लोजर्स के बारे में। 6 पॉइंट के बारे में, डिस्क्लोजर्स के बारे में। The draft and final offer document shall contain all material disclosures about greenshoe option. The draft and final offer document shall contain all material disclosures about greenshoe options. क्या क्या वैसे तो बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं, आपको एग्जाम के लिए वो याद नहीं करने। एग्जाम्पल के लिए नेम ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट, ओवर अलॉटमेंट हम कितनी कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ ओवर अलॉटमेंट ये बताना पड़ेगा। स्टेबलाइजिंग पीरियड, वैसे तो मैक्सिमम 30 डेज होता है, स्टेबलाइजिंग पीरियड मैक्सिमम 30 डेज होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो स्टेबलाइजिंग पीरियड है ये कितने दिन का है। 6 पॉइंट हो गए। उसके बाद एक पॉइंट और आता है जो अभी बताने वाला है, पहले बताने का उसका फायदा नहीं था। अब आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो चुका है। वैसे माइनर सा ही पॉइंट है, कुछ खास नहीं है। भाई आईपीओ क्या होता है? आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है? फर्स्ट टाइम कंपनी अपना पब्लिक इशू लेके आ रही है, पब्लिक एट लार्ज को फर्स्ट टाइम शेयर इशू करिए। सबको पता ही है, अगर आप ग्रीन शो ऑप्शन की क्लास कर रहे हो तो आपको पता ही है। फर्दर पब्लिक इशू क्या है? कंपनी का एक बार आईपीओ आ चुका है, उसके बाद कंपनी के जितने भी पब्लिक इशू आते हैं उसको एफपीओ बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट है कि हु कैन लैंड सिक्योरिटीज, आईपीओ में कौन कर सकता है? आईपीओ में प्रमोटर्स कर सकते हैं, प्रमोटर्स और प्री इशू शेयर होल्डर्स। बड़े बड़े जो शेयर होल्डर होते हैं वो कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये यहां पे भी प्रमोटर्स और प्री इशू शेयर होल्डर्स जिनके पास 5% से ज्यादा सिक्योरिटीज पड़ी हैं, होल्डिंग मोर देन, प्री इशू शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन, बड़े शेयर होल्डर्स मतलब 5% ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ठीक है। promoters or pre-issue shareholders in case of IPO may lend specified securities to merchant banker and stabilizing agent. Promoters or pre-issue shareholders holding more than 5% of specified securities may lend specified securities to stabilizing agent. ये हमारे कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए होंगे। ये तो हमारे हो गए 6 और 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट लिखो, बोरोड सिक्योरिटीज जो स्टेबलाइजिंग एजेंट बोरो करेगा शैल बी इन डीमैट फॉर्म, खत्म। 9th पॉइंट लिखो, द स्टेबलाइजिंग एजेंट शैल डिटरमाइन द रेलिवेंट aspects including timing of buying securities, price at which securities are to be bought, quantities of securities to be bought। बताया था मैंने आपको चार्ट बनाते टाइम। कि जो स्टेबलाइजिंग एजेंट होगा वो डिटरमाइन करेगा रेलिवेंट एस्पेक्ट्स। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं रेलिवेंट एस्पेक्ट्स। द स्टेबलाइजिंग एजेंट शैल डिटरमाइन रेलिवेंट एस्पेक्ट्स सच एज प्राइस एट विच सिक्योरिटीज आर टू बी बॉट। 180 पे खरीदी थी, 175 पे खरीदी थी, सिक्योरिटीज आर टू बी बॉट।
टाइमिंग ऑफ बाइंग सच सिक्योरिटीज, दूसरा पॉइंट टाइमिंग ऑफ बाइंग सच सिक्योरिटीज, क्वांटिटी टू बी बॉट, quantity of such securities to be bought from market, stock exchange. अगला पॉइंट लिखो, द स्टेबलाइजिंग प्रोसेस, द स्टेबलाइजेशन प्रोसेस शैल नॉट एक्सीड 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ट्रेडिंग परमिशन इज गिवन बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम 30 दिन का है स्टेबलाइजेशन प्रोसेस फ्रॉम 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ट्रेडिंग परमिशन इज रिसीव्ड, ट्रेडिंग परमिशन इज गिवन बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस शैल नॉट एक्सीड 30 days from the date on which trading permission is given by recognized stock exchange. अगला पॉइंट लिखो, द स्टेबलाइजिंग एजेंट शैल ओपन, द स्टेबलाइजिंग एजेंट शैल ओपन स्पेशल बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो जीएसओ बैंक अकाउंट, एंड अ स्पेशल अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रैकेट में लिखो जीएसओ डीमैट अकाउंट। स्पेशल अकाउंट विद बैंक, जीएसओ बैंक अकाउंट और स्पेशल अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, स्पेशल अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जीएसओ डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या होगा, फॉर क्रेडिटिंग मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स अगेंस्ट ओवर अलॉटमेंट, ठीक है, फॉर क्रेडिटिंग मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स अगेंस्ट ओवर अलॉटमेंट। यहाँ पे फॉर क्रेडिटिंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू बी बॉट फ्रॉम मार्केट, पैसा कहाँ से आएगा, आउट ऑफ मनी क्रेडिटेड इन स्पेशल बैंक अकाउंट या जीएसओ बैंक अकाउंट। पैसा तो भाई इसी अकाउंट से आएगा, पैसा तो यहां से आएगा, ठीक है। फॉर क्रेडिटिंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू बी बॉट फ्रॉम मार्केट आउट ऑफ मनी क्रेडिटेड इन स्पेशल बैंक अकाउंट। अगला पॉइंट लिखो, पूरे नोट्स बनवा रहा हूं, एक एक जो चीज हमने समझी थी उसको लाइन बाय लाइन लिखवा रहा हूं, हर एक चीज लाइन बाय लाइन लिखवा रहा हूं।
अगला क्या बताया था कि प्रमोटर को स्टेबलाइजेशन पीरियड के विद इन 2 वर्किंग डेज, 30 दिन का स्टेबलाइजेशन पीरियड था, उसके विद इन 2 वर्किंग डेज आपको प्रमोटर के शेयर वापस करने हैं। मैक्सिमम 30 डेज का स्टेबलाइजेशन पीरियड था ये। इसके विद इन 2 वर्किंग डेज आपको प्रमोटर्स के शेयर वापस करने हैं, रिटर्न बैक टू प्रमोटर्स। वैसे तो आपको इमीडिएटली वापस करने होते हैं, पर मैक्सिमम आपके पास 2 दिन का समय है। द स्टेबलाइजिंग एजेंट शैल रिटर्न बैक द सिक्योरिटीज bought from the market to the promoters or pre-issue shareholders immediately but not later than 2 working days after the end of stabilizing period। ठीक है। अब एक पॉइंट आ गया था कि ओवर अलॉटमेंट का। ये स्टेबलाइजिंग पीरियड है 30 डेज का स्टेबलाइजिंग पीरियड है। अब यहाँ पे ना 5 दिन दिए गए हैं सेबी के द्वारा ओवर अलॉटमेंट के लिए। ओवर अलॉटमेंट कर दो किसको, मर्चेंट बैंकर को, उससे पैसा ले लो और प्रोमोटर्स को इसके शेयर वापस कर दो 2 वर्किंग डेज में। यहाँ पे वर्किंग डेज नहीं लिखा, ये याद रखना। इसको वैसे 5 बिजनेस डेज बोल सकते हैं कि जो कंपनी इशू करेगी ना, यहाँ पे कंपनी के जो बिजनेस डेज होंगे 5 बिजनेस डेज बोल सकते हैं। रेगुलेशन में कुछ ऐसा नहीं लिखा, वहां पे 5 डेज ही लिखा है, पेपर में 5 डेज ही लिख के आना, वैसे बता रहा हूं। लिखो अगला पॉइंट। If the stabilizing agent has not been able to buy specified securities from the market, क्यों नहीं खरीद पाए? प्राइस ही बढ़ता गया, उसको ऑप्शन ही नहीं मिला, उसको कितना प्राइस था 200 से प्राइस बढ़ के 215 हो गया, 220 हो गया, खरीद ही नहीं पाया। If the stabilizing agent has not been able to buy specified securities from the market to the extent such securities over allotted to the extent मतलब 15 लाख over allotted, to the extent such securities over allotted, comma, the issuer shall allot specified securities at issue price in demat form। बताया था कट ऑफ प्राइस पे, कट ऑफ प्राइस ही क्या होता है, इशू प्राइस होता है। at issue price in demat form to the extent of shortfall। Within 5 days from the closure of stabilization period, and then such securities shall be returned back to promoters। such securities shall be returned back to promoters। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि जो ओवर अलॉटमेंट है ना, इसके लिए भी हमें लिस्टिंग परमिशन लगानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, इन शेयर्स के लिए भी लिस्टिंग परमिशन चाहिए होगी।
लिखो। The issuer shall make listing application in respect of the further specified securities allotted to all the recognized stock exchanges where the specified securities allotted in the public issue are listed. And the provisions of chapter 5 यानी कि preferential issue shall not be applicable to such allotment. ये इसका मतलब क्या है? The provisions of chapter 5 shall not be applicable भाई ये प्राइवेट, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं हुआ। प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजन मत लगा देना। दिखने को प्राइवेट प्लेसमेंट दिख रहा पर है नहीं। ये तो शॉर्टफॉल हो गया, इसलिए हमें शेयर्स इशू करने पड़े, उसको अलॉट करने पड़े मर्चेंट बैंकर को। उस पर प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजन मत लगा देना। वो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड का, कि अगर हमने कम पे शेयर खरीदे हैं, मर्चेंट बैंकर ने मार्केट से कम पे शेयर खरीदे हैं, इशू प्राइस से कम पे शेयर पे खरीदे हैं, तो जो बैलेंस स्पेशल बैंक अकाउंट में अमाउंट था वो कहाँ जाएगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में। चलो, एनी मनी या फिर एनी मनीज लेफ्ट इन द स्पेशल बैंक अकाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द IPEF established by the SEBI and the special bank account shall be closed. खत्म। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो। द स्टेबलाइजिंग एजेंट shall report daily to the stock exchange and shall give final report to the stock exchange during stabilization period. डेली रिपोर्ट जाएगी स्टेबलाइजेशन पीरियड की, क्या खरीदा है, क्या प्राइस था, क्या नहीं था, एंड फाइनल रिपोर्ट टू सेबी। डेली रिपोर्ट जाएगी। द स्टेबलाइजिंग एजेंट शैल सबमिट अ डेली रिपोर्ट टू स्टॉक एक्सचेंज या फिर रिपोर्ट टू स्टॉक एक्सचेंज ऑन डेली बेसिस ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन पीरियड एंड अ फाइनल रिपोर्ट टू सेबी। बस एक फाइनल पॉइंट रह गया
कि स्टेबलाइजिंग एजेंट एक रजिस्टर बनाएगा जो कि उसे 3 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें वो जीएसओ की इंफॉर्मेशन रजिस्टर करेगा। 3 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा एक रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड बाय स्टेबलाइजिंग एजेंट। 3 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या आएगा, प्रमोटर कौन था या प्री इशू शेयर होल्डर कौन था, प्राइस, किस प्राइस पे हमने सिक्योरिटीज बाय की, क्वांटिटी क्या बाय की, किस डेट को बाय की, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। और जीएसओ के जो भी जीएसओ के और रेलिवेंट चीज़ें थी वो आएंगी। ठीक है। रेलिवेंट चीज़ें जैसे भाई अलॉटमेंट भी तो ही थी, इश्यूअर कंपनी ने मर्चेंट बैंकर को किया था ना, बस यही लिख दो, रजिस्टर। स्टेबलाइजिंग एजेंट शैल मेंटेन अ रजिस्टर फॉर 3 years। यहां पे खत्म होता है ग्रीन शू ऑप्शन। आई होप आप लोगों को बहुत डिटेल में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चलो, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।